हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8, खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ये बात हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लोहे का प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में पाए गए हैं। तो लोहे के औजार और हथियार सबसे बड़ी संख्या में कहाँ जब पाए गए हैं? महापाषाण की कब्रों में पाए गए हैं। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि शुरुआत तो उसकी 3000 साल पहले ही हो चुकी थी लोहे के प्रयोग की, लेकिन 2500 साल पहले लोहे के औजारों के उपयोग में बढ़ोतरी होने लग गई थी। यानी कि लोगों को ज़्यादा ज्ञान होने लग गया था लोहे के औजारों का, जैसे कि कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए जाने लग गए थे उस समय पर। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यानी कि वहाँ पे दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में अधिकतर 3 तरह के लोग रहते थे। गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जैसे कि तमिल क्षेत्रों के बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूरों को, यानी कि जिन मजदूरों की अपनी भूमि नहीं होती थी, वो दूसरों की भूमि पर मजदूरी किया करते थे, उन्हें दास, कैटसियार और अदीमई कहा जाता था। तो ये 3 तरह के लोग वहाँ पर रहा करते थे उस समय में। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी कि जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और यह पद अनुवांशिक था। यानी कि अनुवांशिक का मतलब फ्रेंड्स कि पिता के मरने के बाद उसके पुत्र को वो पद ऑटोमेटिकली मिल जाया करता था अपने आप ही। ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी कि ग्राम भोजक का जो पद था उस पर कौन होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी। यानी कि जिस व्यक्ति के पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी वही गांव भोजक के पद पर नियुक्त होता था। राजा कर वसूल करने का काम इन्हें ही सौंपता था। किन्हें सौंपता था? ग्राम भोजक को ही कर वसूल करने का काम सौंपा जाता था राजा के द्वारा। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। यानी कि जो ग्राम भोजक होते थे यही कभी कभी लोगों की आपसी झगड़ों से को निपटाने के लिए उनका न्याय करते थे, या फिर पुलिस का काम भी करते थे कभी कभी। गृहपति स्वतंत्र कृषक यानी कि छोटे किसान हुआ करते थे, और दास कर्मकार यानी कि दूसरों की ज़मीन पर काम करने वालों को दास कहा जाता था। और गृहपति वो स्वतंत्र कृषक होते थे, छोटे किसान, जो कि किसी के दास नहीं होते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तो जो तमिल की पुरानी रचनाएं हैं, प्राचीनतम रचनाएं हैं, उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाता था। यानी कि मदुरै के जो कवि थे उनके जो सम्मेलन होते थे उसमें इसका संकलन किया जाता था, इसी वजह से इसे संगम कहा जाता था। बैरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। कौन सी जगह पर होता था? बैरीगाजा में होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये भी कहाँ से निर्यात किए जाते थे? बैरीगाजा से ही निर्यात किए जाते थे ये भी। अब एक बार आहत सिक्कों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि आहत सिक्कों का आकार क्या होता था, तो उनका आकार आयताकार होता था।
वर्गाकार होता था या फिर कभी कभी गोल भी होते थे वे। ये धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई चिन्ह उन पर रख के ठोक ठोक के उन पर ठप्पे की सहायता से उनको बनाए जाते थे। आहत की जाती थी किसी भारी सामान से उसके ऊपर, इसीलिए उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के करीब 500 साल तक चले थे। आहत सिक्के चांदी, कांसे, तांबे से बने हुए होते थे। हमारी एनसीईआरटी की बुक में फ्रेंड्स इसमें सोने का भी लिखा हुआ है कि आहत सिक्के सोने के बने हुए होते थे, लेकिन वो मिस प्रिंटिंग है। आप जाके इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में चेक कीजिए, वहाँ पर सोने के सिक्के नहीं लिखे हुए हैं। और जो DSSS वगैरह है वो इंग्लिश की एनसीईआरटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है बजाय हिंदी के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सोने का वर्ड नहीं लिखा है, बल्कि चांदी, कांसे और तांबे से बने हुए थे। इन सिक्कों पर मछली, पेड़, यज्ञ, मोर, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय खरगोश आदि की आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि आहत सिक्कों पर किन के चित्र होते थे। तो एक बार और देखते हैं, मछली के, पेड़, यज्ञ, मोर, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय खरगोश आदि के आकृतियों के को आहत करके बनाया जाता था। इन सभी के चित्र होते थे उस पर। मथुरा लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यानी कि मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यातायात और व्यापार के लिए जो दो मेन रास्ते थे वो यहीं से होकर गुजरते थे, और वो रास्ते थे उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने का रास्ता और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता। ये मथुरा से होकर गुजरते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी 2000 साल पहले से। उत्तरी काले चमके पात्र, जिनको NBPW भी कहा जाता है, ये एक कठोर चाक निर्मित धातुओं की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ये अधिकतर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। यानी कि NBPW या फिर उत्तरी काले चमके पात्र कहाँ मिले हैं? ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के व्यापार के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध थे? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यानी कि शिल्पकार और व्यापारियों के जो संघ होते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग अपने पैसे जमा करते थे। सूत कातने और बुनने के नियम अर्थशास्त्र के हैं। यानी कि सूत कैसे काटना है और बुनना कैसे है, ये नियम अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। अरिकामेडु, अरिकामेडु जो पौंडुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन यानी कि बंदरगाह कह सकते हैं फ्रेंड्स जिसे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। कहाँ पर उतारे जाते थे? अरिकामेडु में दूर दूर से जो जहाज आते थे उनके सामान उतारे जाते थे। यहाँ पर एक गोदाम मिला है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। अरिकामेडु में एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अरिकामेडु के एरेटाइन में। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था।
अरिकामेडू से छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र थे। यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार हम इम्पोर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? करीब 3000 साल पहले से लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई थी? और नगर और आहत सिक्के कब आए थे? ये करीब 2500 साल पहले आए थे। संगम साहित्य के रचना की शुरुआत कब हुई थी? करीब 2300 साल पहले हुई थी। और अरिकामेडू का पतन कब था? ये करीब 2200 साल से लेकर 1900 साल पहले का पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।